नमस्कार, मी निमेश वहाळकर. साप्ताहिक विवेक तर्फे आपणा सर्वांचं स्वागत. असं म्हणतात की ज्या राज्याच्या अ, विधानसभेतून दिल्लीच्या लोकसभेचा मार्ग जातो, दिल्लीच्या लोकसभेच्या सत्तेचा मार्ग जातो, अशा उत्तर प्रदेशची विधानसभेची निवडणूक उद्यापासून सुरू होते. अतिशय विशाल असं क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्या दोन्हीच्या बाबतीत अत्यंत विशाल असं राज्य आहे. त्यामुळे 7 टप्प्यांमध्ये ही निवडणूक होणार आहे. पुढचा महिनाभर हा निवडणुकीचा कार्यक्रम चालणार आहे. उत्तर प्रदेशची निवडणूक म्हटलं की जातीचं राजकारण, जातीवर आधारित विविध समूहांचं राजकारण, त्यावर आधारित वेगवेगळी समीकरणं, गुन्हेगारी, अशी एक सर्वसाधारण प्रतिमा गेल्या अनेक वर्षांपासून आपल्या डोळ्यांसमोर आहे. मात्र यावेळची निवडणूक ही या समीकरणांच्या या प्रतिमेपेक्षा काहीशी वेगळी ठरणार आहे. 2017 मध्ये भारतीय जनता पक्षाचं एक महाप्रचंड बहुमतातलं असं सरकार सत्तेत आलं. योगी आदित्यनाथ हे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री बनले. त्यानंतर दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्यामध्ये योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वातल्या सरकारने उत्तर प्रदेशामध्ये ज्या प्रकारे काम केलं आणि तिथली राजकीय समीकरण सुद्धा ज्या प्रकारे बदलली, त्यातनं उत्तर प्रदेशचं एक स्वतंत्र यूपी मॉडेल असं एक चर्चेत आलेलं आहे आणि त्यांनी तिथल्या राजकीय परिभाषा त्याबदललेल्या आहेत. आज भाजप हा उत्तर प्रदेशमध्ये त्या राजकारणामध्ये केंद्रस्थानी आहे आणि त्या भाजपच्या भोवती अन्य पक्षांचं राजकारण फिरतंय. त्यामुळे यावेळची ही निवडणूक ही अर्थातच जात केंद्रीय राजकारण विरुद्ध विकास केंद्रीय राष्ट्रवाद अशा प्रकारची आपल्याला दिसून येते. याच मुद्द्यावरती आधारित पुढच्या या महिनाभराच्या कालावधीत आपण या व्यासपीठावरनं आपण सर्वांशी संवाद साधणार आहोत, वेगवेगळ्या मुद्द्यांवरती चर्चा करणार आहोत. तेव्हा दर्शकांना आपण सर्व एक विनम्र आवाहन आहे की साप्ताहिक विवेकच्या याच फेसबुक पेज आणि युट्यूब चॅनलला न विसरता लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आजच्या या चर्चेमध्ये माझ्यासोबत उपस्थित असणार आहेत वरिष्ठ पत्रकार आणि दैनिक जागरणचे मुंबईचे ब्युरो चीफ ओम प्रकाश तिवारी जी. ओम प्रकाश जी, आपका विवेक के मंच पे हार्दिक स्वागत है. उनके साथ मुंबई के पॉलिसी एडवोकेसी रिसर्च सेंटर अर्थात पार्क के रिसर्च स्कॉलर्स मेरे साथ उपस्थित है. बनीशा शेख, ये पार्क के रिसर्च स्कॉलर है, और नीरज गुप्ता, ये भी पार्क के रिसर्च स्कॉलर है. मैं सभी सहभागियों का इस मंच पर स्वागत करता हूं और सबसे पहले मैं सवाल पूछना चाहूंगा ओम प्रकाश तिवारी जी को. सर, 1985 से 2017 तक कोई भी पार्टी दोबारा यूपी में चुनाव नहीं जीत पाई है, लेकिन इस बार इस चुनाव की स्थिति कुछ अलग लग रही है. 2017 से पहले 3-4 चुनाव अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति मुख्य रूप से जातियों के विभिन्न समीकरण और इन सब मुद्दों पर चलती थी, लेकिन इस बार जातिवाद आधारित राजनीति के खिलाफ विकास केंद्रित राष्ट्रवाद, इस प्रकार का चित्र दिखाई दे रहा है. ये पृष्ठभूमि देखते हुए आप उत्तर प्रदेश के चुनाव का एक प्राथमिक विश्लेषण कैसे करते हैं, तिवारी जी? जिस दौर का आप जिक्र कर रहे हैं निमेश जी, यानी 1985 के बाद का जिक्र जी, अगर आप थोड़ा सा गौर करें उस इतिहास पर, तो 1985 से ही तो राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ है. और इस राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत के बाद तो न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश का जो राजनीतिक चित्र है, चरित्र है, वो दोनों बदला है. 1985 में जब आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी उत्तर प्रदेश जी. नारायण दत्त तिवारी वहां मुख्यमंत्री हुआ करते थे. और उसके बाद वही दौर था कि लोगों को इसके इफेक्ट पता चलने शुरू हो गए थे. आंदोलन की शुरुआत होने के साथ ही केंद्र में उसका रिएक्शन नजर आने लगा. यानी इसको मंडल नाम दिया गया जी. इस आंदोलन में. चूंकि साधु संत ये शामिल थे और उनका आशीर्वाद राम जन्मभूमि आंदोलन को मिल रहा था, तो इसको मंडल नाम दे करके और उसे कमंडल से काटने की कमंडल नाम दे करके और इसको मंडल से काटने की कोशिश की. साधु संतों के शामिल होने को माना गया कि यह कमंडल का आंदोलन है, और कमंडल के आंदोलन को विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल से काटने की कोशिश की. और वहां से ये इसमें उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी, और अगर देखा जाए तो
देश की भी राजनीति में जातिवाद का तड़का वहां से ज्यादा लगना शुरू हुआ। उससे पहले पार्टी की राजनीति हुआ करती थी, भ्रष्टाचार के मुद्दे उठा करते थे और भी कई मुद्दे उठते थे, लेकिन कभी भी इस तरह से जातिवाद का प्रवेश नहीं हुआ था। और जब जातिगत ध्रुवीकरण शुरू हुआ तो फिर वो उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी राजनीतिक अस्थिरता का भी दौर आना शुरू हो गया। यानी उसका सबसे बुरा प्रभाव तो कांग्रेस पर ही पड़ा। 89 के बाद से जब कांग्रेस एक बार गई तो दोबारा फिर उसको उत्तर प्रदेश में उसकी वापसी संभव नहीं हो सकी है। आप आज बताइए, आज 32 साल होने जा रहे हैं, यूपी में कांग्रेस आ नहीं सकी है। और फिर कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि उस समय रिपीट नहीं हुई सरकारें पार्टियों की रिपीट होती रही हैं उत्तर प्रदेश में। अभी 2002 से लेकर के और उससे पहले भी मुलायम सिंह से पहले सरकार रही, फिर अखिलेश की उसके बाद सरकार आई, मायावती की सरकारें आती रही हैं लगातार। मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही। लेकिन वो एक जो बहुमत वाली सरकार जिसको कहेंगे आप, और वो बहुमत वाली भी सरकारें नहीं। मायावती ने 2007 में जब सरकार बनाई तो उनकी बहुमत की ही सरकार थी, लेकिन उसमें उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों का भी सहयोग उनको मिला था। वो ध्रुव मतलब दलित पार्टी है, दलितों के समर्थन वाली पार्टी कही जाती है, लेकिन 2007 में उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों ने खुल करके मायावती का साथ दिया था। वो एक सामाजिक गणित मायावती बैठाने में सफल रही। सेम चीज रिपीट करने में सफल रहे उसके बाद 2012 में अखिलेश, उनको भी सभी वर्गों ने समर्थन किया। 300 से ज्यादा सीटें उनको भी मिली थी। कोई आसान मेरे ख्याल से 300 से ज्यादा ही सीटें, याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन बहुत अच्छे बहुमत के साथ जितना बहुमत उनको मिला था वो सभी वर्गों को साथ लिए बगैर संभव नहीं था। वो अखिलेश को भी मिला। लेकिन 2014 से जब केंद्र में भाजपा की सरकार आई और वो एक मोदी लहर जिसको आप कहते हैं, देश में माना जाता है उसको मोदी लहर है, वो आई, उसके बाद गणित बदल चुका है। उसके बाद 2017 में उसी के का प्रभाव था जब बिना कोई चेहरा साथ में लिए हुए, उत्तर प्रदेश में उस समय मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं था, वहां भारतीय जनता पार्टी की 312 सीटें आई सभी, और अब उसके सहयोगों को मिला के 325 के करीब सीटें नहीं। और अब इस बार भी ठीक है, चुनाव है, चुनाव में सभी दल अपनी ताकत लगाते हैं। समाजवादी पार्टी भी लगा रही है, वो दूसरों को साथ भी ले रही है, लेकिन कुल मिलाकर के जो देखा जा रहा है वो इस बार वैसा कोई बदलाव होते नहीं दिखाई दे रहा, जैसा कि 2007 के मायावती के शासन के बाद अखिलेश आ गए थे, या अखिलेश के शासन के बाद भारतीय जनता पार्टी आ गई। वैसा बदलाव होता हुआ फिलहाल मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन तिवारी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पूरे देश में जिस उत्तर प्रदेश की छवि ये दुर्भाग्य से केवल जातिवाद या फिर गुनाहगारी या गरीबी, बेरोजगारी, इन सभी मुद्दों पर बनी थी और एक बीमारू स्टेट्स में उसकी गणना होती थी, उसी उत्तर प्रदेश की छवि, उसकी राजनीति की परिभाषा एक तरफ हम कह सकते हैं कि बदलते हुए दिखाई दे रही है। और ये जातियों पर आधारित समीकरण, उनके ऊपर राजनीति एक तरह से असफल होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये चित्र आज हमें उत्तर प्रदेश में क्यों दिखाई दे रहा है? नहीं, ये चित्र इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि जब भी राज्य कोई भी हो, वो उत्तर प्रदेश हो चाहे महाराष्ट्र हो या इसके अलावा भी कोई राज्य हो, आप क्योंकि हम और आप महाराष्ट्र में बेस करते हैं, यहाँ पर भी आप देख लीजिए, जब भी कई दल मिल करके सरकार बनाए, यानी छोटे छोटे दलों की सरकार जब रहेगी जी, तो वहां आम आदमी के हित हमेशा प्रभावित होते हैं, क्योंकि जो भी मुख्यमंत्री होगा किसी भी दल का हो या प्रधानमंत्री होगा केंद्र में भी, वो तो अपनी सरकार बचाने में परेशान रहेगा। अगर स्थिरता नहीं है, यानी
मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री इस चिंता में मरा जा रहा है कि हाँ कल को हमारी सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी। अटल जी को भी इससे फेस करना पड़ा था ना। वो उस समय जयललिता, ममता और माया ये लोग मिल करके परेशान करती थी ना, तो उस समय भी वो तकलीफ थी। तो गुजराल रहे हों, देवेगौड़ा रहे हों, या किसी की भी सरकार रही हो, जो वामपंथियों के सहारे मनमोहन सिंह की सरकारें रही, उनको परेशानी होना पड़ता है। लेकिन जहां स्थिरता आ जाएगी, जहां एक दल की सरकार आ जाएगी, वहां कुछ भी हो, वो सही कर रहा है तो, गलत कर रहा है तो उसको वो करने की पूरी छूट होती है। अगर वो सही कर रहा है तो उसको अगले चुनाव में जनता तक वो बात पहुंचती है और जनता उसको फिर से समर्थन देती है। अगर वो गलत कर रहा है तो जनता उसको रिजेक्ट कर देती है। भारत के लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि यहाँ रिजेक्ट करने का भी, और उसको कोई रोक नहीं सकता। ये नेताओं की या दलों की या हमारे आपके जैसे शहरी पत्रकारों की ये दिमाग का एक बड़ा भ्रम होता है कि हाँ हम सब कुछ जान रहे हैं। लेकिन सच पूछिए तो जानती वो पब्लिक है जिस तक योजनाएं पहुंचती हैं या नहीं पहुंचती। अगर योजनाएं पहुंच रही हैं उस तक, तो वो उसको भूलती नहीं है, वो उस सरकार को दोबारा आशीर्वाद देती है। मुझे मालूम है वो 2009 का जब इलेक्शन हुआ, जिसमें मनमोहन सिंह दोबारा रिपीट होकर के आए, तो उस समय कर्ज माफी उन्होंने की थी उससे ठीक पहले, और कर्ज माफी ने बड़े पैमाने पर किसानों को राहत दी थी। और उसका कर्ज माफी और मनरेगा, इन दो चीजों ने मनमोहन सिंह को रिपीट करवा दिया था। अब 2019 का उदाहरण देखिए। 2019 में पूरे देश में मोदी को रिपीट करने का जो एक बड़ा फैक्टर रहा है वो सिलेंडर रहे हैं, शौचालय रहे हैं, और इसके अलावा भ्रष्टाचार मुक्त शासन रहा है। यानी उससे पहले की सरकारों में, केंद्र सरकारों में, देश ने भयंकर भ्रष्टाचार होते हुए देखा था। वो भ्रष्टाचार पिछले 7 वर्ष में सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो इसका इफेक्ट तो आम जनता पर पड़ता है ना। उत्तर प्रदेश में भी लोगों ने योगी शासन से पहले जो भी सरकारें रही, उसमें किसी भी तरह का, चाहे वो घोटाला तो होते हुए देखा ही है ना, बड़े बड़े घोटाले सामने आते थे, वो पिछले 5 वर्ष में तो दिखाई नहीं दिए। तो ये मुद्दा तो बनेगा ही ना आम जनता में जी। हम आप नहीं बना रहे हैं, इस पर डिस्कस होना चाहिए। इस पर कोई टेलीविजन चैनल डिस्कस नहीं कर रहा है कि पिछले 5 वर्ष में कितने भ्रष्टाचार हुए। इस पर ये बताइए दिनेश जी, इस पर डिस्कशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल। लेकिन इस पर किसी चैनल को फुर्सत नहीं है, किसी अखबार को फुर्सत नहीं है कि पिछले 5 वर्ष के भ्रष्टाचार गिनाए जाएं। तो जनता तो समझती है, जनता को उतना याद रहता है। तिवारी जी ने अभी योजनाओं का जिक्र किया और भ्रष्टाचार मुक्त शासन का भी उल्लेख उन्होंने किया। मैं यहाँ पे नीरज के पास जाना चाहूंगा, और यह सभी दर्शकों को भी मुझे बताना है कि यहाँ पर उपस्थित नीरज गुप्ता और बनीशा शेख, इन दोनों के पार्क की टीम ने उत्तर प्रदेश के विकास पर एक रिपोर्ट बनाया है, और उसमें उत्तर प्रदेश का आर्थिक विकास हो, उसके इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का मॉडल हो, और बाकी कई सारे विषय जिसमें कृषि है, जल सिंचन है, और कई विषयों पर डिटेल एक रिपोर्ट बनाया है। उसको उस रिपोर्ट का बनाना भी अभी अंतिम चरण में है। तो नीरज, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मुझे बताइए, जब योगी आदित्यनाथ पर उत्तर प्रदेश की सत्ता की कमान सौंपी गई, तो एक विशिष्ट वर्ग से, खास करके जो मीडिया और एकेडमिक्स में प्रभावी है, तो उनसे एक बड़ा प्रचार हुआ कि एक योगी बाबा ये एक इतने बड़े राज्य की कमान कैसे संभालेगा। तो और लेकिन इस प्रकार के प्रचार से पूर्ण विपरीत आज उत्तर प्रदेश में स्थिति दिखाई दे रही है, और इन सारी समस्याओं से घिरे इतने बड़े राज्य की पिछले 5 साल के विकास का एक यूपी मॉडल बना है, और उसकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है। और स्वाभाविक है कि यह बदलाव, या फिर कोई भी बदलाव, ये एक दिन में, एक रात में नहीं आता। तो इस बदलाव की प्रक्रिया
पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में कैसी रही है? नीरज। धन्यवाद निमेश जी। पहली बात तो ये कि कोई भी राज्य हो, और जहां तक बात है उत्तर प्रदेश की, जो इतना बड़ा राज्य है, जिसकी जनसंख्या इतनी बड़ी हो, वहां पे चुनौतियां लगभग आप मान लीजिए कि वो खुद की एक तरह की, अपनी उत्तर प्रदेश की खुद की एक चुनौतियां, उनका कोई मेल नहीं, किसी राज्य से तुलना नहीं कर सकते। तो किसी भी राज्य के विकास के लिए जो नेतृत्व क्षमता चाहिए, पॉलिटिकल विल पावर चाहिए, वो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को 2017 में मिला। उनके सत्ता में आने के बाद उन्होंने 3 चीजें रेखांकित की अपनी हर परियोजना, हर निर्णय और हर स्कीम्स में। वो ये था कि पहला वो चीज था उद्देश्य, दूसरी महत्वपूर्ण बात थी कि परिणाम, और तीसरा उनका बहुत अच्छा पॉइंट था समयबद्धता। तो पहले का मतलब कि चाहे वो जो स्कीम करे, योजनाएं लाएं, उसके लिए वो हमेशा ये देखते थे कि इसका उद्देश्य क्या है। उनका ये हमेशा रहा कि कोई भी योजना हो, कोई भी स्कीम हो, उसको अंतिम व्यक्ति जो समाज का है वहां तक उसको फायदा पहुंचना चाहिए। और परिणाम का कि उन्होंने बोला कि जिस चीज के लिए योजनाएं बनाई गई हैं वो उसके परिणाम तक पहुंच रही है कि नहीं, और दूसरा परिणाम तक अगर पहुंच भी रही है तो कितना टाइम ले रही है। जो समयबद्धता होनी चाहिए कि एक परिणाम, एक योजना को इतने समय अवधि में कंप्लीट होना चाहिए, वो हो रही है कि नहीं हो रही। मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा कानपुर मेट्रो का। 2019 में वो उनका कंस्ट्रक्शन का काम चालू हुआ और 2021 में पहला फेज उसका ऑपरेशनल भी हो गया। तो देश में ऐसी कोई दूसरी परियोजना नहीं है जो इतनी तीव्र गति से कंप्लीट की गई। तो ऐसे एग्जांपल्स आपको हर एक क्षेत्र में मिलेगी। ये तो मैंने सिर्फ मेट्रो की बात की। तो उनका ये हमेशा रहा है कि जो भी परियोजनाएं हैं उससे समाज के अंतिम व्यक्ति को कैसे सशक्त बनाया जाए, कैसे उसको फायदा पहुंचाया जाए, वो उनका एक ध्येय रहा है। फिर हम बात करते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में जो उन्होंने सुधार किए, उन्होंने 22 विभिन्न क्षेत्रों में सुधार करके नई नीतियां लाई, जिससे कि उन सभी क्षेत्रों में एक आसान प्रक्रिया, चाहे वो बिजनेस को लेके हो, चाहे लाइसेंस को लेके हो, उसको उन्होंने काफी सरल बना दिए। ये एक काफी बड़ा चेंज था, खासकर बिजनेसमैन और इंडस्ट्रीज के लिए। लोगों में बदलाव आया, एक माहौल बना कि हाँ, उत्तर प्रदेश में भी विकास संभव है, और लोग वहां आने लगे, नई नई नीतियों का पालन किया। इसके अलावा उन्होंने सबसे बड़ी बात की कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं थी, उनको भी यूपी में बहुत ही प्रभावी ढंग से लागू किए। अपनी योजनाएं उन्होंने, जैसे मुख्यमंत्री आवास योजना हो गई, फिर कोरोना काल के दौरान राशन का वितरण हो गया, या फिर ओडीओपी में लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण देना हो गया, उन्होंने प्रभावी तरीके से तो लागू की ही, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने केंद्र शासन की जितनी योजनाएं थी उसको दोनों के साथ तालमेल बिठा के राज्य के विकास के लिए दोनों का एक संगम बनाया, और जन कल्याण के लिए दोनों योजनाओं को अच्छे प्रभावी ढंग से लागू किया। नतीजा ये हुआ कि लोगों के अंदर जो इनकम कैपेसिटी है, लोगों को खर्चा करने की क्षमता है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो इम्प्रूव हुआ। और बदलाव के हिसाब से मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि यूपी में बिजली आपूर्ति के मामले में सबसे बड़ा बदलाव आया। 4-5 साल पहले अगर आप जाते और यूपी में गांव में किसी को पूछते कि आपको लगता है कि 14-15 घंटा बिजली आ सकती है, तो शायद ही उनके लिए बोलते कि नहीं, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। हमारे स्वप्न में भी उन्होंने कभी सोचा नहीं कि 14-15 घंटे बिजली गांव में आएगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि किसी भी गांव में यूपी के जाइए आप, वहां पे आपको 14 से 15 घंटा बिजली आपको मिलती ही है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव आया है। लोग, आम आदमी तक जब तक आप नहीं पहुंचते हैं, उनकी लाइफ में जब तक आप चेंजेस नहीं करते हैं, तब तक वो आपको याद नहीं रखते हैं। और ये योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इस मामले में काफी काम किया। और लास्ट पॉइंट मेरा ये रहेगा कि लोगों में जो बदलाव आया है, लोगों में भरोसा जागा है कि हाँ, अच्छी कानून व्यवस्था हो सकती है, अच्छी बिजली लगातार दी जा सकती है, अच्छा निवेश करवाया जा सकता है, उत्तर प्रदेश में विकास किया जा सकता है। लोगों में भरोसा जगा दिया कि हाँ, विकास हो सकता है।
यही एक बदलाव है जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा बदलाव लोगों के मन में आया है, वो विश्वास जगाती है। जी, बनीशा, अभी नीरज ने जिन योजनाओं का और जिन क्षेत्रों का जिक्र किया, उसमें एक बड़ा हिस्सा है जो आर्थिक विकास का है। तो इस यूपी मॉडल में आर्थिक विकास का स्वरूप कैसा है? जैसे कि अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर चर्चा करें, जिसके आगे के 2 चरणों में वहां पर चुनाव होने वाले हैं, तो वहां पर आईटी सेक्टर ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है और कई सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जुड़े विषय यहाँ पर हो रहे हैं। उसी प्रकार से पूरा इस ये यूपी मॉडल के इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल का स्वरूप कैसा है, उसकी विशेषताएं क्या है? बनीशा जी, तो एक समय था इस राज्य को बीमारू स्टेट में माना गया था, बट पिछले 5 सालों में जो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कमिटमेंट प्लस एक्शन ओरिएंटेड पॉलिसी रिफॉर्म्स, इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, इस सब ने मिलके यूपी को बीमारू स्टेट से आज टॉप प्लेयर में से एक के स्थान पर रखा गया है। जब हम ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन की संख्या देखें, नंबर देखें, तो पिछले 5 साल में डबल हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2016 में अगर इसके आंकड़े देखें तो 10.98 लाख करोड़ से अभी फाइनेंशियल ईयर 2022 पे 21.73 लाख करोड़ तक बढ़ा है। तो ये लगभग डबल हुआ है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन में। तो ये नंबर ये बताता है कि उत्तर प्रदेश का जो पोटेंशियल था वो इस 5 साल में डबल हुआ है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, एंड उसका जो एफिशिएंसी है वो भी डबल हुआ है। जब हम पर कैपिटा इनकम की बात करें, यानी कि प्रति व्यक्ति आय, वो भी डबल हुआ है। लोगों के हाथ में पैसे आए हैं खर्च करने के, उनके जो बेसिक नेसेसिटी है उसे फुलफिल करने का। इतना ही नहीं, आज उत्तर प्रदेश बहुत सारे सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में नंबर 1 के स्थान पे है या टॉप प्लेयर में से एक है। अगर आप फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात करें, आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 में है। डेयरी प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, लीड्स रैंकिंग जिसे कहा जाता है, उसमें 2019 में उत्तर प्रदेश 13वें पोजीशन पे था। आज 2021 पे वो 6th पोजीशन पे आया गया है। एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो बात करें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए, 2017 में वो 12वें पोजीशन पे थे, आज वो 2nd पोजीशन पे है उत्तर प्रदेश। तो ये हम देखा जा सकते कि जो पॉलिसी रिफॉर्म्स, जैसे नीरज ने कहते, पॉलिसी रिफॉर्म्स, इम्प्रूव्ड लॉ एंड ऑर्डर एंड स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कमिटमेंट, प्लस यहाँ पर एक ये भी हमने देखा गया कि पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द डबल इंजन गवर्नमेंट, ये सब एक साथ आकर उत्तर प्रदेश को आगे इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में आगे बढ़ने में बहुत ही हेल्प किया है। जी, लेकिन बनीशा, मतलब विश्व में कहीं पे भी किसी भी विकास का मार्ग जाता है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट से। तो पिछले 5 सालों में लगातार उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि बहुत बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ है। कई सारे हाईवेज, कई सारे एक्सप्रेसवेज, एयरपोर्ट्स, नदी से जल परिवहन योजना हो, ऐसे कई सारे विषय पे। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के बारे में आपसे हम थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे। जी, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वहां पर दो तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। एक है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डायरेक्टली आपका जो सप्लाई चेन है उसे स्ट्रॉन्ग करती है, उसे सपोर्ट करती है। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं आपके लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। लॉजिस्टिक में यानी कि इंडस्ट्रियल पार्क, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स एंड आपका जो स्टोरेज फैसिलिटीज है, वो सब जो है लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। देन ट्रांसपोर्ट में अगर हम देखा जाए तो एक्सप्रेसवेज, आज उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश करके माना जाता है, क्योंकि एक्सप्रेसवे से पूरा जो कनेक्टिविटी है, पहले सिर्फ 2 एक्सप्रेसवेज थे, आज अभी फिलहाल 4 नए एक्सप्रेसवेज में काम चल रही है। अभी फिलहाल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन हुआ है, चालू हुआ है। तो एक्सप्रेसवेज लाए गए हैं कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। देन एयरपोर्ट्स, आज उत्तर प्रदेश में 9 एयरपोर्ट्स है, जिसमें 3
तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एंड 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अभी काम चल रही है। तो उत्तर प्रदेश in near future only Uttar Pradesh will be the only state which will have 5 international airport in India in near future. And सिर्फ एक्सप्रेसवेज एंड एयरपोर्ट ही नहीं, आज रेल कनेक्टिविटी में भी सबसे लार्जेस्ट रेलवे लेंथ अगर देखा जाए तो वो उत्तर प्रदेश में ही है। एंड नेशनल हाईवेज एंड रोड्स उसमें भी बहुत ही इम्प्रूवमेंट लाया गया है। तो ये सारे कनेक्टिविटी, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्लस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके उत्तर प्रदेश की जो इंडस्ट्रीज है, एमएसएमई सेक्टर्स हो या लार्ज प्लेयर्स हो, उनको एक मार्केट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने में बहुत हेल्प कर रहा है, नॉट ओनली विद इन द स्टेट बट ऑल ओवर इंडिया, प्लस रीचिंग टू द फॉरेन मार्केट्स। सो ये सारे जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक प्लस मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, ये दोनों उत्तर प्रदेश के ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज को आगे बढ़ने में बहुत हेल्प हो रही है। ये रहा अपना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। जब बात आई सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पर भी बहुत ही बदलाव, इम्प्रूवमेंट आया गया है। अंडर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, लगभग 60 मेडिकल कॉलेजेस जो है वो बिल्ड हुआ है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स अक्रॉस उत्तर प्रदेश में हम देखे जा रहे हैं। एंड एजुकेशन में अगर देखे जाए तो आज उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे है, नंबर 1 पे है यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजेस में। तो एक तरफ है आप इंडस्ट्रीज को जो इनपुट कॉस्ट कम करे, उसके लिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी बहुत स्ट्रांगली हो रहा है। देन सेकेंड है इंडस्ट्रीज को जो स्किल्ड लेबर की जरूरत है उसे फुलफिल करने के लिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बैक कर रही है। तो ये सोशल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश के इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल हो रही है। जी तिवारी जी, ये सब हम यूपी मॉडल की फीचर्स देख रहे हैं, लेकिन यूपी के बाहर जब इस यूपी मॉडल की चर्चा होती है तो स्वाभाविक रूप से बताया जाता है राम मंदिर का निर्माण या फिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण, शहरों के नाम बदल देना। तो इससे आगे भी ये सब यूपी मॉडल जो एक्चुअली पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है, तो इसका इस चुनाव पर, चुनावी राजनीति पर कितना इम्पैक्ट रहेगा? जैसे आपने आपके पहले उत्तर में कहा था, तो इस चुनाव पर और चुनावी राजनीति पर ये सब मुद्दे कितने प्रभावी रहेंगे? आपने जो बातें कही अभी कि अयोध्या का इशू हो या काशी विश्वनाथ का हो या नामों के बदलने का, ये उत्तर प्रदेश के बाहर तो इनका मैसेज जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी अगर आप काशी विश्वनाथ की बात करें या अयोध्या की बात करें तो ये पूरा एक सर्किट बना रहा है। जैसे टूरिज्म पर प्रधानमंत्री का बहुत जोर रहा है 2014 से, जब वो 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बन करके और अपनी अमेरिका की यात्रा पर गए और दूसरे देशों में यात्राओं पर जाते रहे हैं। वहां जाकर के वो लोगों से, भारतवासियों से, भारतवंशियों से और दूसरों से भी अपील करते हैं कि आप भारत आइए। और हर बार यानी आप कम से कम 1 या 2 लोगों को भी अगर यहाँ से भारत घूमने के लिए भेज सकते हैं तो उससे बड़ा सहयोग भारत के लिए दूसरा नहीं हो पाएगा। आज अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, काशी विश्वनाथ की कनेक्टिविटी भी बढ़ी है। बनारस के एयरपोर्ट से और शहर के अंदर पहुंचने में पहले कितना मुश्किल होती थी, आज बड़ी आसानी से एक रोड बन गया है और वो आपको 20 मिनट में वहां पहुंचा देता है शहर के अंदर। ये पूरा का पूरा एक बहुत अच्छा बड़ा टूरिज्म सर्किट है। यानी अयोध्या, काशी विश्वनाथ और उधर कुशीनगर बौद्धों का तीर्थ स्थल है वो। ये सारा अगर जोड़ दिया जाए, जिसको आप बीमारू स्टेट की बात अभी शुरुआत आपने की, बीमारू स्टेट में पूरा उत्तर प्रदेश नहीं हुआ करता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो पहले भी समृद्ध था। ये जो मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का लगा हुआ हिस्सा जो है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार, ये आपको बीमारी स्टेट में माने जाते थे। तो अगर ये टूरिज्म सर्किट और इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अभी मनीषा जी ने कही
पूर्वांचल एक्सप्रेस वे शुरू हुआ। तो और जब ये अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू हो जाएगा, कुशीनगर का ऑलरेडी ऑपरेशनल है, तो लोगों का जब वहां आना जाना शुरू होगा, टूरिस्ट बढ़ेंगे, तो रोजगार भी बढ़ेगा। रोजगार बढ़ेगा तो आसपास में जो किसान हैं उनके प्रोडक्ट भी बिकने शुरू होंगे, समृद्धि आएगी। यही तो योजना है इसको आगे ले जाने की। प्रधानमंत्री का एक शब्द और रहा है, आपने गौर किया होगा अगर, कि हम पूरब पर ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं। यानी पूरब अगर समृद्ध होगा तो पूरा देश समृद्ध होगा। पूरब से लेकर के उनका आशय, मतलब आशय सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश नहीं होता है, वो पूर्वोत्तर तक होता है। आज जो रास्ता नोएडा से निकलता है और वो लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर और ये होते हुए वो शिलांग तक जाता है, वो वही हाईवे शिलांग तक कनेक्ट करता है जाकर के। तो वो पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो प्रगति का हाईवे वही है जो पूरे पूरब को जोड़ता है। और जो पूरा पूरब खड़ा हो जाएगा तो फिर अपने आप ही आधा देश समृद्ध हो जाएगा जी। तो उसका असर वहां दिखाई देता है लोगों को। लोग भी समझते हैं कि इससे ये चीजें डेवलप हो रही, तो इससे हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, हमारे जीवन में प्रगति आएगी। निश्चित रूप से अगर ये लोगों को समझ में आ रहा है तो इसका असर भी वहां चुनाव पर पड़ने वाला है। जी बिल्कुल। नीरज, अभी आपके चर्चा में आपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में चर्चा की, उसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है ऑफ कोर्स लॉ एंड ऑर्डर, और लगातार इस विषय से भी देश में पूरे चर्चा होती रहती है कि कैसे यूपी में कई क्रिमिनल्स की गाड़ी पलट जाती है तो कई खुद क्रिमिनल्स पलट जाते हैं, और आम आदमी से लेकर आम जनता से लेकर सब जगह पे इस विषय पे घमासान चर्चा होती रहती है। लेकिन ऑफ कोर्स लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल का विषय इतने तक सीमित नहीं है, उसके पीछे बड़े एक एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिसी रिफॉर्म्स का हिस्सा है। तो इसलिए ये यूपी के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आपसे थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे। नीरज, जब पहले कभी यूपी की बात कहीं बाहर होती थी तो लोग ये बात जरूर कहते थे कि वहां मत जाइएगा, कहीं गोली न मार दे दिन में, आपको गोली न चल जाए आपके ऊपर। तो ये जो भावना पूरे देश में थी और जो परसेप्शन था वो योगी आदित्यनाथ के आने के बाद बदला। क्यों बदला? क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज थी, जो उन्होंने नीतियां बनाई पुलिस रिफॉर्म्स को लेके, क्रिमिनल्स को ट्रीटमेंट को लेके, उन्होंने बिना भेदभाव के जो अपराधी है उसे अपराधी, जो एज पर लॉ कार्रवाई करने की कोशिश की, और कार्रवाई इतनी अच्छी रही कि अपराधी प्रदेश से भागते दिखे। और इसका प्रभाव क्या पड़ता है लोगों पर, इसका मैं एक उदाहरण दूंगा कि जब हम अपनी रिपोर्ट के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में थे तो हमारी मुलाकात एक व्यापारी से हुई, और उन्होंने हमें बताया कि कैसे पहले लोग डरते थे कि व्यापारी होते भी, उन्होंने बोला कि हम कभी ऐसे कुछ खर्चा नहीं करते थे या कुछ बड़ा कुछ आयोजन नहीं करते थे, इस डर से कि कहीं किसी को पता चल जाए तो फिरौती या अपहरण की धमकियां आने लगेंगी, लोग धमकाने लगेंगे इतना पैसा दो नहीं तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा। बोले कि ये जो योगी आदित्यनाथ के आने के बाद है ये चीजें बदल गई। अब व्यापारी वर्ग हो, आम लोग हो, वो खुद पे, उनको सिस्टम पे विश्वास है, उनको पुलिस प्रशासन पे विश्वास है, और खुद के बिना निर्भीक होके वो खर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे वो अपना जीना चाहते हैं लाइफ स्टाइल वैसे जी रहे हैं। प्लस महिलाओं के लिए विशेष तौर से सुरक्षा के माहौल में बहुत सुधार हुआ है। महिलाएं अब कहीं भी आ जा सकती हैं, ऐसा सुरक्षित माहौल दिया है। और इसके लिए जरूरी है कि जो मैन पावर पुलिस प्रशासन को चाहिए वो पारदर्शी तरीके से भर्ती किया गया है। एक्चुअली देखा जाए तो नहीं तो पहले ऐसे होता था कि पुलिस की भर्तियों में हमेशा ये आरोप लगते थे कि घोटाले होते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि पारदर्शी तरीके से इतनी ज्यादा बड़ी संख्या में पुलिस की भर्ती हुई है, पुलिस की जो संख्या बल है उसको बढ़ाया गया है। और इसके साथ देखा जाए कि उत्तर प्रदेश में दंगों का अपना एक इतिहास रहा है कि हर साल कोई ना कोई दंगा होता रहता है। पिछले विगत 5 वर्षों में शायद ही कोई दंगा हुआ हो। अच्छा, शायद ही कोई दंगा हुआ हो, तो ये भी एक काबिले तारीफ है। और जहां तक अपराध दर की बात है, क्राइम रेट्स की बात है, वो काफी हद तक नीचे गिर गया है हर मामले में।
तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में लोगों को एक विश्वास हो गया है कि हाँ, ऐसा लॉ एंड ऑर्डर, ऐसी कानून व्यवस्था हो सकती है, ऐसा कुछ अचीव किया जा सकता है, और योगी आदित्यनाथ ने कर दिखाया है। लोगों में वो विश्वास जगाया है कि हाँ, ऐसा भी लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश का हो सकता है। जी, अभी हम इस चर्चा के अंतिम चरण में है। चुनाव का पहला चरण कल 10 फरवरी को है और उसके बाद 14 फरवरी को दूसरा चरण है। ये सभी क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से, उसके नाम से जाना जाता है। आपके द्वारा बताए गए इस यूपी मॉडल के अंतर्गत विशेष रूप से इस क्षेत्र में हुआ काम और उसकी विशेषताएं मैं आप दोनों से, नीरज और बनीशा से संक्षिप्त में जानना चाहूंगा। नीरज और बनीशा। विशेष तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी काम हुआ है। उदाहरण के तौर पे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, पहले बहुत ज्यादा 8 से 9 घंटे लग जाते थे दिल्ली से मेरठ पहुंचने के लिए। जब से दिल्ली मेरठ हाईवे चालू हुआ है, लोगों का आवागमन बहुत है। आप 1 से 2 घंटा ज्यादा से ज्यादा लग सकता है आपको दिल्ली मेरठ जाने के लिए। दूसरा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे की महत्वपूर्ण परियोजना लाई गई है, जिससे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश का आवागमन बहुत आसानी तरीके से हो सके। और जब उत्तर प्रदेश के इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात किया जाए तो वेस्टर्न यूपी का जो रोल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वेस्टर्न यूपी एक ऐसे एमर्जिंग हब बन रहा है स्पेशली फॉर आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इंडिया में बहुत सारे सदर्न स्टेट है जो आईटी सेक्टर में टफ कंपटीशन दे रही है बाहर ग्लोबल वर्ल्ड में, बट आज उत्तर प्रदेश के जो वेस्टर्न पार्ट है वो आईटी हब के इससे एमर्ज हो रहा है एंड इंडिया के बाकी सारे सदर्न स्टेट्स को आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में टफ कंपटीशन दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी का ही एक टारगेट था कि जिसे 5 साल में कंप्लीट करना चाहिए था, 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट और 3 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। वो टारगेट को यूपी ने 3 साल में ही अचीव कर ली है एंड उसमें वेस्टर्न पार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इतना ही नहीं, वेस्टर्न पार्ट में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, प्लस फिल्म सिटी जो 1000 एकड़ में बन रहा है अभी। एंड ये फिल्म सिटी ऐसे कॉन्सेप्ट पे बनाया जा रहा है कि पर्सन कम्स विद द स्क्रिप्ट एंड गोज आउट विद द फिल्म, मीन्स वन स्टॉप फॉर ऑल। फिल्म रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है उनको सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे फैसिलिटीज, वीएफएक्स, स्टूडियो, सब उस एक फिल्म सिटी में जो इंडिया के सबसे बड़े रूप में बन रहा है अभी। एंड उसका सेरेमनी भी उद्घाटन भी चालू होने वाले नियर फ्यूचर पे। एंड इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश का अगर वेस्टर्न पार्ट देखा जाए तो उसका जो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है विथ रिस्पेक्ट टू मेजर स्पॉट्स इन इंडिया एज वेल एज फॉरेन, इसमें उसका कनेक्टिविटी जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एंड वो ट्रेड एंड ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी, अभी इस पूरी चर्चा में हमने कई सारे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। अब इस चर्चा के अंत में मैं फिर से माननीय तिवारी जी के पास जाना चाहूंगा। सर, इस पूरी चर्चा के बिंदुओं को जोड़ते हुए और अभी उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी राजकीय समीकरण आकार ले रहे हैं, एक तरफ भाजपा है, योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व है, दूसरी तरफ मायावती जी का मौन बहुत सारे सवाल बढ़ा रहा है। उनके एक्टिव ना होने का, उनके मौन का फायदा किसे होगा, इसके ऊपर चर्चा हो रही है। एक तरफ किसान आंदोलन के माध्यम से जाट अस्मिता को एक बार थोड़ा सा भड़काने का ये प्रयास हो रहा है, और दूसरी तरफ ये सारी विकास के यूपी मॉडल की चर्चा है। तो इस सारी चर्चा को देखते हुए ये चुनाव का ये आरंभ किसके लिए प्रचंड हो सकता है, पश्चिम की हवा किस तरफ बहेगी, इस आरंभ के बाद ओवरऑल उत्तर प्रदेश के ये चुनाव का अंत में ये चुनाव कौन सी दिशा में जाएगा? तिवारी जी। नहीं, किसी
देखिए, चुनाव होता है, उसमें कोई प्रिडिक्शन पहले से करना उचित नहीं होता है। लेकिन एक चीज है कि जो हवा बनाई जाती रही है एक पिछले 15-20 दिन से, या चुनाव की प्रक्रिया जब से शुरू हुई है तब से, कि पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाटों के उसमें राजनीति से प्रभावित है, या जाट पूरे के पूरे एक तरफा किसी दल विशेष को समर्थन कर रहे हैं, या दल विशेष से नाराज हैं, या यूं कहिए कि पूरे जाट जो हैं वो वहाँ के किसान नेता राकेश टिकैत के कहे मुताबिक ही चल रहे हैं। ये जो भ्रम हैं, इनसे हमें लगता है चुनाव प्रभावित होने वाला नहीं। अच्छा, बात वही आएगी जो मैंने अभी, आपने जब हमसे पहले चरण में बात शुरू की, कि आम आदमी को क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं। प्रभावित वो करता है, किसी के कहने से किसी पर प्रभाव नहीं पड़ता है। अब भारतवर्ष की डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, हमें लगता है काफी परिपक्व हो चुका है, और लोग ये बात समझते हैं कि हमारे घर तक कौन सी सुविधाएं पहुंच रही हैं, हमें किन चीजों से लाभ मिल रहा है। अभी वनीशा जी ने जो बात बताई, या नीरज गुप्ता ने जो बात कही कि दिल्ली से मेरठ पहुंचना कितना मुश्किल पहले हुआ करता था, लोगों का कितना समय जाता था, ये चीज आज जब दिल्ली मेरठ का जो हाईवे बन गया है, वो बनने के बाद जब लोग अपने घर से निकल करके और सीधे वहां पहुंच जाते हैं, तो लोगों को सुविधा होती है नहीं होती है। आप, एक समय था कि घाटकोपर से चेंबूर से, मुंबई में चेंबूर से लेकर के वर्सोवा पहुंचने में 2.5 घंटे 3 घंटे लगते थे। आज आप 20 मिनट में, 25 मिनट में मेट्रो से पहुंच जाते हैं ना। वो चीज तो अभी, वो सुविधा, नीरज जी ने जो बात कानपुर मेट्रो के संदर्भ में बताई, ये वहां के लोग महसूस कर रहे होंगे ना। या जो बात अभी मैंने आपसे कही कि नोएडा से निकल करके यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे पड़ेगा, फिर यमुना एक्सप्रेसवे आगरा एक्सप्रेसवे होते हुए आप सीधे 5 घंटे में लखनऊ पहुंच जाते हैं। ये चीज लोगों को प्रभावित कर रही है या नहीं कर रही है? और ये तो किसानों को भी प्रभावित करेगी ना। उनका माल एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच सकता है, नहीं पहुंच सकता है। वो गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा हो या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, ये कनेक्टिविटी कर रहा है, नहीं कर रहा है। लोगों के घरों में किसान, आप किसानों की बात करते हैं, जिन किसानों की नाराजगी का बहुत बड़ा शिगुफा छोड़ा गया, वो लोग किसान नहीं है जिनके घरों में हर चौथे महीने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पैसे 2,000 रुपए पहुंच रहे हैं। वो अचानक एक जब किसी के घर में वो 2,000 रुपए पहुंच जाते हैं, तो लगता है जैसे किसी बेटे ने मनी ऑर्डर भेज दिया हो। इस चीज को तो लोग महसूस कर रहे होंगे ना। हर तरह की, चाहे विकलांगों से जुड़ी हुई पेंशन हो या विधवा पेंशन हो, ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स के जरिए उनके घरों में पहुंच रही है, सीधे, बिना किसी कमीशन के, बिना किसी रिश्वत के। क्या इसको लोग नहीं महसूस कर रहे हैं? तो ये चीजें ज्यादा इफेक्ट करती हैं कुछ लोगों के सिर्फ नेता बन जाने से ज्यादा। यानी अगर संक्षेप में कहें तो राकेश टिकैत, अगर कोई ये मान के चल रहा हो कि सारी पूरी उत्तर प्रदेश की किसान बिरादरी राकेश टिकैत के ही कहने पर चल रही होगी, ये मुझे ऐसा लगता नहीं है। ये उतना फलीभूत होने वाला नहीं है। इसी तरह से कुछ बैकवर्ड नेता जो अभी 15-20 दिन पहले निकल करके और एक पार्टी से निकल के दूसरी पार्टी में गए, और ये एक बहुत बड़ा शिगुफा क्रिएट किया गया कि अब तो पूरा बैकवर्ड क्लास एक ही तरफ जा रहा है। तो वो भी उसी तरह से मुझे लगता है कि सच नहीं है जैसे राकेश टिकैत वाली बात। तर अशा प्रकारे आपण या सर्व चर्चेतनं उत्तर प्रदेशच्या या निवडणुकीचं प्राथमिक चित्र समजून घेण्याचा एक प्रयत्न केला। या चर्चेतनं आपल्याला असं दिसून येतं की एकीकडे जात आणि जातीय अस्मितांच्याशी संबंधित वेगवेगळे मुद्दे आहेत, त्यांना खत पाणी घालून, त्यांना भडकावून त्यावरती राजकारण साधण्याचा एक प्रयत्न होतोय, आणि दुसरीकडे एक विकास केंद्री राष्ट्रवादाचं राजकारण आहे, ज्या विकासाचे लाभ
तळागाळातल्या उत्तर प्रदेशमधल्या जनतेला पोहोचताना दिसत आहेत आणि ते देखील या निवडणुकीत किती परिणाम करतील याबद्दलही आपल्याला पुढच्या काळामध्ये लक्ष द्यावं लागणार आहे. आणि त्यामुळे आपला प्रश्न असा आहे की जात केंद्री राजकारण विरुद्ध विकास केंद्री राजकारण, विकास केंद्री राष्ट्रवाद या सामन्यामध्ये कोण जिंकणार, आणि या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला येत्या 10 मार्चलाच मिळणार आहे. तोपर्यंत पुढच्या 7 टप्प्यांमध्ये उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीचा हा कार्यक्रम चालणार आहे. या विविध टप्प्यांवरती आपण वेगवेगळ्या मुद्द्यांवरती अपनाशी संवाद साधणारच आहोत. उससे पहले मैं आप तीनों सहभागी मान्यवरों का साप्ताहिक विवेक की ओर से धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ. आणि आपणा सर्व दर्शकांनाही एक विनम्र आवाहन आहे की पुन्हा एकदा आपण साप्ताहिक विवेकच्या याच फेसबुक पेज आणि यूट्यूब चॅनलला न विसरता लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.